नमस्कार बच्चों, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंटेंट सीरीज़ को ही आगे बढ़ाते हुए अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बात करी, उसी के समानांतर आपके अदर टॉपिक भी चल रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे और उसको हैंडल भी कर पा रहे होंगे, है ना, क्योंकि परीक्षा का समय धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयार होते हुए चलना पड़ेगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग ओशेनिया कॉन्टिनेंट, जो हम लोगों ने ओशेनिया कॉन्टिनेंट के बारे में शुरू किया था, उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि आज के इस लेक्चर में हम इसको समाप्त कर पाएँ। जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हैं उसको जान लिया जाए। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया या ओशेनिया कॉन्टिनेंट, जिसके अंतर्गत हम लोग बाकी की चीज़ों को पढ़ेंगे। कई बच्चों ने मेंशन किया था कमेंट सेक्शन में कि हमने कुछ पॉइंट नहीं बताए। अरे बच्चों, अभी एक ही पार्ट हुआ था, तो अभी आगे के जब आज ये हो जाएगा तो आपके सारे प्रश्न वहाँ पे कवर हो जाएंगे। एक प्रश्न मैंने पूछा था कि न्यू इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, गविंद्र जी का रिप्लाई आया था जिन्होंने मेंशन किया है हैदराबाद। गलत आंसर हो गया है दोस्त आपका। करेक्ट आंसर आपका रहेगा न्यू इकोनॉमिक कैपिटल इज़ बेंगलुरु। बेंगलुरु नई आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जा रहा है। अगर केवल आर्थिक राजधानी आपसे पूछा जा रहा है तो महाराष्ट्र, और नई आर्थिक राजधानी पूछा जा रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, हैदराबाद नहीं है। इसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पे एक चीज़ समझिए, एक रफली हमने डायग्राम यहाँ पे क्रिएट किया है ना। लास्ट टाइम हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को जाना ओशेनिया कॉन्टिनेंट के संदर्भ में। अब यहाँ पे जरा आप देख पाएँ कि ये हमने देखा था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो नदियाँ निकल रही हैं जिसका नाम है मर्रे और डार्लिंग, है ना। यानी जो ऊपर वाली रिवर आप देख पा रहे हैं इसका नाम है डार्लिंग, और इसका नाम है ये वाली सहायक नदी बन जा रही है, इसका नाम है मर्रे। सिंपल सा प्रश्न, मर्रे और डार्लिंग क्या हैं? भाई ऑस्ट्रेलिया की नदियां हैं, ये लाइफ लाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया इनको कहा जाता है। तो आप इसमें एक पॉइंट बना के लिखिएगा कि मर्रे और डार्लिंग नदियों का मुहाना, मर्रे और डार्लिंग नदियों का मुहाना ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। इन दोनों का जो मुहाना है वो क्या है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये इसका मुहाना है ना। और इसी में लिखिएगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलकर ये नदियां एडिलेड में, यहां पे आपने पढ़ा था एडिलेड में गिर जाती हैं। एडिलेड से होते हुए ये सागर में गिर जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस नदियों के संदर्भ में लिखिएगा कि इन नदियों को ऑस्ट्रेलिया की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। यानी ये दोनों नदियां जो हैं लाइफ लाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, लाइफ लाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इनको जीवन रेखा कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया की। क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ नदियाँ होंगी, आप लोग टॉपिक कंसेप्ट वाले में समझेंगे कि जहाँ पे कृषि वाले टॉपिक को हम लोग समझ रहे होंगे, जहाँ पे नदियाँ होंगी वहाँ पे खादर बांगर मिट्टियों का भी कहीं ना कहीं, जो सेडिमेंट रॉक्स हैं, अवसादी जो मिट्टियाँ हैं वो सारी कहीं ना कहीं आ रही हैं। उसके चलते फिर खेती की दृष्टि से भी बहुत, कृषि की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। हालांकि ये सिचुएशन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में देखने को नहीं मिलती है, तो जिसके चलते इसको लाइफ लाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जा रहा है। अब यहीं पे ये कृषि की दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मेंशन कीजिएगा इस पॉइंट को कि लाइफ लाइन ऑस्ट्रेलिया तो है ही है, और इनके आसपास के क्षेत्र कृषि की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कृषि की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। अब यहाँ पे जो नदियाँ हैं इसमें एक पॉइंट और मेंशन कीजिएगा आप लोग कि बाकी सब नदियों का मुहाना झील में स्थित है। इनका मुहाना कहाँ है? इनका मुहाना कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में। अपने मैप में देख के जरूर इसको मार्क कीजिएगा, उसको हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा ताकि लोकेशन भी आप लोग देखते रहें। तो आप लिखेंगे बाकी सब नदियों का मुहाना झील में स्थित है, ठीक है। अगली झील के बारे में, यहाँ पे एक झील के बारे में बात करें, आयर झील। नोट कीजिएगा इसके बारे में। आयर झील, इसमें लिखिएगा आप लोग कि यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु आयर झील, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है, ठीक है, आयर झील का। इसमें एक पॉइंट मेंशन कीजिएगा आप लोग कि अंतःस्थलीय अपवाह का विस्तृत क्षेत्र, अंतःस्थलीय अपवाह का विस्तृत क्षेत्र ये लिए हुई है।
अंतःस्त्रीय जल प्रवाह का, है ना, अपवाह का। फिर लिखेंगे इसी में विभिन्न नदियों का निकास होता है। इसी में विभिन्न नदियों का, विभिन्न नदियों का निकास होता है। ठीक है, देखिए जो जो टॉपिक आपके होते जा रहे हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूं, ताकि आप लोग देख पाएँ कि एक तो एमसीक्यू के रूप में प्रश्न पूछा जा रहा है, जहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है एमक्यूक्यू के फॉर्मेट में, यानी मल्टीपल क्वेरी क्वेश्चन, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया कि भाई मर्रे डार्लिंग कहाँ की नदियाँ हैं, आपने बताया ऑस्ट्रेलिया की, तो एक प्रश्न ऐसे बनेगा कि ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो जब ये सारी चीज़ जाने रहिएगा तो ही तो विचार हो पाएगा। तो यानी हम उस क्वेश्चन को भी समझेंगे कि जो एमसीक्यू और एमक्यूक्यू के फॉर्मेट में होंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कीजिएगा कि कूपर क्रीक नदी इसमें प्रमुख है। जो सभी नदियाँ इसमें कहीं ना कहीं विभिन्न नदियों का जो निकास इसमें हो रहा है, उसमें सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? कूपर क्रीक नदी इनमें सबसे प्रमुख है, कूपर क्रीक। ठीक है। अच्छा, अब देखिए जो वर्षा ज़्यादा हो रही है, वर्षा भी ज़्यादा हो रही है, नदियाँ भी हैं, तो यहाँ पे उत्सूत्र कुएं बन गए हैं। उत्सूत्र कुएं, जिसको एरिजन वेल के नाम से जाना जा रहा है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, उत्सूत्र कुआं। उत्सूत्र कुआं, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत वाटर लेवल बहुत अच्छा है, यानी ज़्यादा गहराई तक बोरिंग करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि पानी यहाँ अच्छा खासा अवेलेबल है। कृषि की दृष्टि से नदियाँ यहाँ पे बहुत अच्छी खासी देखने को मिल रही हैं। झील भी है यहाँ पे, सबसे निम्नतम बिंदु ऑलरेडी इस तरफ का हो रहा है। इसमें एक पॉइंट लिखिएगा आप लोग कि वर्षा जल की कमी के बावजूद जल संकट की स्थिति यहाँ नहीं बनती, क्योंकि उत्सूत्र कुओं के माध्यम से जल आपूर्ति होती रहती है। उत्सूत्र कुओं के माध्यम से जल की आपूर्ति होती रहती है। फिर लिखिएगा इन कूपों के विस्तृत क्षेत्र को, इन कूपों के, कूप मतलब ये कुएं, कुआं ही बोला जा रहा है, कूप। इन कूपों के विस्तृत क्षेत्र का इन कूपों के विस्तृत क्षेत्र को ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहते हैं। यानी उत्सूत्र का जो विस्तृत क्षेत्र है उसको क्या बोल रहे हैं? ग्रेट आर्टिजन बेसिन। ग्रेट आर्टिजन बेसिन के नाम से जाना जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उत्सूत्र के जो विस्तृत यानी जो फैले हुए क्षेत्र हैं उनको किन नाम से जाना जा रहा है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, ग्रेट आर्टिजन बेसिन के नाम से इनको यहाँ पे जाना जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी क्षेत्र में फ्लिंडर्स श्रेणी, इसी क्षेत्र में फ्लिंडर्स श्रेणी का विकास हुआ है। मैप में देखिए, उसको हाईलाइट कीजिए, फ्लिंडर्स श्रेणी का विकास हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन कीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पश्चिमी पठारी भूमि का विस्तार देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में पश्चिमी पठारी भूमि, पश्चिमी पठारी भूमि का विस्तार देखने को मिलता है ना। फिर लिखिएगा डार्लिंग रेंज और विक्टोरिया श्रेणी, डार्लिंग रेंज और विक्टोरिया श्रेणी का विस्तार इसी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, इसी क्षेत्र में है बेसिकली ये। ठीक है। तो ये तो था नदियों का मामला, जो आपको जहाँ पे इनके संदर्भ में ध्यान रखना है। अब जरा बात करें इसके रेगिस्तान की, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि रेगिस्तान कहाँ देखने को मिलेंगे। जाहिर सी बात है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, है ना। अब आप हेडिंग दीजिएगा, एक हेडलाइन दें अपने नोट में, उसमें लिखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के 4 महत्वपूर्ण रेगिस्तान, ऑस्ट्रेलिया के 4 महत्वपूर्ण रेगिस्तान। चार महत्वपूर्ण रेगिस्तान, जिसमें पहला है सैंडी डेजर्ट। आप देखिएगा, गिब्सन सिम्पसन, क्या नाम है? गिब्सन
गिब्सन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, फिर लिखिएगा ग्रेट सैंडी डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट सैंडी डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये 4 महत्वपूर्ण रेगिस्तान कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, आपको बता दें बच्चों, पेपर वाकई ही बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। आप बस अपना विश्वास बना के रखिए, फोकस एंड बिलीव के साथ कक्षाओं को अटेंड करते चलिए और एक एक नोट्स को रिवाइज करते चलिए, और कुछ नहीं करना है, आपकी परीक्षा आराम से क्रैक हो जाएगी, है कि नहीं है? बहुत हवा बना दिया जाता है, बालक लोग परेशान रहते हैं, ये वो, कुछ नहीं करना है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना, चुपचाप ईमानदारी से पढ़ते चलिए, है कि नहीं है? अब जरा यहाँ पे एक चीज़ समझिए, 4 रेगिस्तान तो ये हो गए। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो रही है, वर्षा यहीं आके हो जाती है, बादल आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो ये वाला एरिया रेगिस्तानी एरिया बन जा रहा है। और यहाँ पे लौह अयस्क और सोने के भंडार भी देखने को मिल रहे हैं। यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे लौह अयस्क और सोने के भंडार भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे 2 खान पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कालगुरली और कूलगार्डी। क्या नाम है? मैं लिख दे रहा हूँ, कालगुरली। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इरेज करूँ। कालगुरली और कूलगार्डी, ये 2 सोने की खान हैं ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। आप देखेंगे अपने मैप में कुछ इसी तरफ है, इसको मार्क कर लीजिएगा, थोड़ा इसको साफ करके जगह बना दें। कुछ इस लोकेशन पे आप लोग यहाँ देख पाएंगे, कूलगार्डी और कालगुरली। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ है? हमने पढ़ा हुआ है, इतना एरिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, तो ये दोनों खाने कहाँ हैं? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है जी, सिंपल सा प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की सोने की खानों के नाम ऑप्शन में से छांट लीजिएगा। कूलगार्डी, कालगुरली, ये यहाँ की सोने की खान है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ की थोड़ी जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती होगी। जाहिर सी बात है, पूर्वी क्षेत्र में, क्योंकि सारी जीवन के जितनी भी चीज़ें हैं सारी वहीं कहीं ना कहीं अनुकूल हैं। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पैराग्राफ चेंज करते हुए इसमें लिखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या पूर्वी तट और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या पूर्वी तट और दक्षिण पश्चिम, पूर्वी तट और दक्षिण पश्चिम में निवास करती है, जिसमें सबसे बड़ा शहर सिडनी है। किसकी राजधानी? न्यू साउथ वेल्स की, जिसमें सबसे बड़ा शहर कौन सा है बच्चों? सिडनी। सिडनी किसकी राजधानी? न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, सबसे बड़ा शहर। यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मेंशन कीजिएगा कि दूसरा सबसे बड़ा शहर मेलबर्न है। और मेलबर्न किसकी राजधानी? विक्टोरिया की। लिखिएगा, पहला तो यही हो गया, दूसरा सबसे बड़ा शहर मेलबर्न, किसकी राजधानी है? विक्टोरिया की। क्लियर है जी? यहाँ तक 2 राजधानियाँ, अधिकांश जनसंख्या पूर्वी तरफ दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में रह रही हैं। सबसे बड़ा शहर सिडनी, सबसे छोटा शहर दूसरा सबसे बड़ा शहर मेलबर्न, विक्टोरिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक लोकेशन आप लोगों ने पढ़ी थी, आप देखिएगा, याद आ रहा है? पर्थ के बारे में पढ़ा था आप लोगों ने। इसमें एक पॉइंट लिखिएगा कि पर्थ स्वान नदी के किनारे स्थित है। आप मैप में देखिए, आपको दिख पाएगा, हो सकता है मैप में आपके सामने वर्णित ना हो। कौन सी नदी है? स्वान नदी। ये पूछा गया है परीक्षा में, इसमें मेंशन कीजिएगा कि पर्थ
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पर्थ जो है ये स्वान नदी के किनारे, स्वान नदी के किनारे ये अवस्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखिएगा कि डार्लिंग रेंज के तटीय क्षेत्र में अवस्थित, डार्लिंग रेंज के तटीय क्षेत्र में अवस्थित पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये आप लोग पहले लेक्चर में जान पाए थे। ये किसकी राजधानी है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। फिर लिखिएगा जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित होने के कारण, तो यहाँ कौन सी जलवायु है? भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में होने के कारण कौन से फल की होगी खेती यहाँ पे? रसदार फल, है ना। तो लिखिएगा कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में होने के कारण रसदार फलों के उत्पादन के साथ, रसदार फलों के उत्पादन के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का, ये भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भी यह एक महत्वपूर्ण केंद्र है पर्थ। ठीक है, अब लिखिएगा यहाँ के बंदरगाह पर पड़ने वाले, यहाँ के बंदरगाह पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए बाह्य बंदरगाह के रूप में फ्रीमेंटल बंदरगाह, क्या नाम है? फ्रीमेंटल बंदरगाह, फ्रीमेंटल बंदरगाह। और ये कहाँ पे? ये भी कहीं ना कहीं स्वान नदी के मुहाने पे है ना। फ्रीमेंटल बंदरगाह का विकास किया गया है यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं अत्यधिक दबाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते फ्रीमेंटल बंदरगाह का विकास किया गया है। फिर आप लिखिएगा कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बंदरगाह फ्रीमेंटल बंदरगाह। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? फ्रीमेंटल बंदरगाह, सबसे बड़ा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बंदरगाह। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पर्थ से लेके सिडनी तक, जो सिडनी सबसे बड़ा शहर है, आप लोगों ने सिडनी कहीं ना कहीं यहाँ पढ़ा था, है ना। पर्थ से लेके सिडनी तक एक रेल मार्ग बनाया गया है, यानी आप पर्थ से बैठिए और सीधा आप सिडनी की तरफ रुक कर जाएंगे। तो इसमें एक पॉइंट लिखिएगा कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है, जो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है, सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। ठीक है जी, कौन सा रेल मार्ग? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग किस किस को जोड़ रहा है? सिडनी को पर्थ से जोड़ रहा है। ठीक है जी, अब ऑस्ट्रेलिया के खनिज संसाधनों की तरफ बात करें तो यहां से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। इसमें लिखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न देश है। ऑस्ट्रेलिया खनिज संसाधनों की दृष्टि से एक संपन्न देश है। अब कौन कौन से खनिज संसाधन हैं वही आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, क्योंकि जब एक प्रश्न आता है कि मिलान कीजिए तो वहाँ पे आपको मिलान करने के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइड, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइड, टिन।
एक खनिज संसाधन ये मिल रहे हैं। उसके बाद सोना आपने देख ही लिया, कूल गार्ली, कालगोडी, है ना, सोना, इन सब के भंडार देखने को मिल रहे हैं। यानी इन सब के भंडार ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल रहे हैं, यानी खनिज संसाधन की दृष्टि से ये कहीं ना कहीं संपन्न देश देखने को आ रहा है। अब बॉक्साइट की अगर बात करें, बॉक्साइट की, तो इसमें लिखिएगा कि बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है। विश्व की अगर बात करें, बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है। ठीक है जी, बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है। यहीं पे एक बॉक्साइट की विश्व प्रसिद्ध खान भी है, वीपा की खान, वाइपा माइंस। तो लिखिएगा इसमें कि क्वींसलैंड का वीपा, मैं लिख दे रहा हूं, क्वींसलैंड का वीपा या वीपा माइंस बॉक्साइट उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बॉक्साइट उत्पादन के लिए, यही जो आपने लिखा यहाँ पे कि एक तो ऑस्ट्रेलिया में प्रथम स्थान है, उसके साथ साथ वीपा, यहाँ पे वीपा की खान मिल रही है जो कि क्वींसलैंड में है और जो कि विश्व प्रसिद्ध है। बॉक्साइट से संबंधित प्रश्न देखने को आते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और अगर हम न्यू साउथ वेल्स की बात करें तो न्यू साउथ वेल्स कोयले के लिए फेमस है। न्यू साउथ वेल्स आपने पढ़ा था। नेक्स्ट मेंशन कीजिएगा, न्यू साउथ वेल्स ये किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, और यहीं पे लौह अयस्क के लिए यहाँ पे एक जगह है पिलबारा। लौह अयस्क के लिए कौन सी जगह है? पिलबारा। पिलबारा, लौह अयस्क के लिए पिलबारा। ठीक है, और यहाँ पे एक आप लोकेशन देख पाएंगे, एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग है ना, ये देखिए नए नाम है आप लोगों के लिए, लेकिन परीक्षा में अधिकांश यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो नाम मेंशन कीजिएगा, एलिस स्प्रिंग, तेल व प्राकृतिक गैस के लिए। एलिस स्प्रिंग, तेल व प्राकृतिक गैस के लिए ये प्रसिद्ध है। एलिस स्प्रिंग, ऑस्ट्रेलिया का ये क्षेत्र तेल व प्राकृतिक गैस के लिए यहाँ पे फेमस है। अब यहाँ सिडनी की अगर बात की जाए, जो सबसे बड़ा शहर है ऑस्ट्रेलिया का, इसमें एक पॉइंट मेंशन कीजिएगा, सिडनी में लौह इस्पात, कागज, छपाई और रासायनिक उद्योग का यह एक महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है, अब ये जो मर्रे डार्लिंग वाला जो बेसिन अभी आप लोगों ने देखा था, इसमें एक पॉइंट लिखिएगा कि मर्रे व डार्लिंग बेसिन में भेड़ पालन वृहद स्तर पे होता है। भेड़ पालन मर्रे और डार्लिंग में भेड़ पालन वृहद स्तर पे होता है, और यहाँ भेड़ों से मैरिनो ऊन प्राप्त की जाती है। कौन सी ऊन? मैरिनो ऊन। मैरिनो ऊन यहां से प्राप्त की जाती है। क्लियर है? आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जहां पे भेड़ पालन किए जा रहे हैं, जहां पे भेड़ पालन सेंटर बनाए गए हैं, उनको स्टेशन के नाम से जाना जा रहा है। जो नहीं जान रहे हैं जरूर नोट कीजिएगा कि भेड़ पालन केंद्र को, भेड़ पालन केंद्र को किस नाम से जान रहे हैं? स्टेशन। और भेड़ पालन का काम कौन कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, है ना, कौन है होते हैं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी? एबोर्जिनीज। एबोर्जिनीज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एबोर्जिनीज यहाँ के मूल निवासी हैं ऑस्ट्रेलिया के, यही भेड़ पालन का काम करते हैं। और स्टेशन बोला जा रहा है भेड़ पालन के केंद्र को, और इनसे जो ऊन प्राप्त हो रही है वो है मैरिनो ऊन। ठीक है जी, आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? ये तो मैरिनो ऊन हो गई जो भेड़ से प्राप्त हो रही है,
पश्मीना ऊन, आप लोगों ने बहुत सुना होगा पश्मीना की शॉल वगैरह सर्दियों में खरीदी जाती हैं। तो ये जो पश्मीना ऊन है ये आखिरकार किससे प्राप्त होती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, यहीं पर अगर हम लोग बात करें न्यूजीलैंड क्षेत्र की, जरा उसकी तरफ चल रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हेडिंग दीजिएगा न्यूजीलैंड। हेडिंग दीजिएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का मैप आप देख ही पा रहे होंगे। एक हल्का सा मैं रफली डायग्राम बना दे रहा हूं। कुछ इस तरीके से हमने मान लिया ऑस्ट्रेलिया है ये, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में आप देख पाइएगा न्यूजीलैंड। अपने मैप में जरूर देखें ध्यान से। और यहाँ पे लोकेशन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, कुछ इस तरीके से ये बटा हुआ है न्यूजीलैंड क्षेत्र। NZ से डिनोट कर देते हैं इसको, न्यूजीलैंड, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो न्यूजीलैंड का जो उत्तरी हिस्सा देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं नॉर्थ आइलैंड। क्या बोलते हैं, नॉर्थ आइलैंड। नॉर्थ आइलैंड, और इसको कहा जाता है साउथ आइलैंड। इसको जाना जा रहा है साउथ आइलैंड के नाम से। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ आइलैंड, नीचे वाला हिस्सा साउथ आइलैंड। और इनके बीच में एक जल संधि है जिसको बोलते हैं कुक जल संधि, कुक स्ट्रेट। आप देख पाइएगा इसके बीच में एक जल संधि आप देख पाएंगे, कुक जल संधि। ठीक है, और उसके साथ में जो आपने देखा यहाँ पे साउथ आइलैंड, जो न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड है, यहाँ पे न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पाई जाती है जिसका नाम है माउंट कुक। इसको इसी तरीके से आप मार्क कर लीजिएगा। ये है माउंट कुक। क्लियर है। अब इसमें एक पॉइंट लिखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में, देखिए ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में ही है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। न्यूजीलैंड को किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं, न्यूजीलैंड को। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। जिसकी राजधानी विलिंगटन है, जिसकी राजधानी विलिंगटन, और विलिंगटन कहाँ है, नॉर्थ आइलैंड में, यहाँ पे। जिसकी राजधानी, यानी राजधानी क्या है, विलिंगटन। ठीक है, इसके बाद मेंशन कीजिएगा इसमें कि न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ पे कौन से पक्षी पाए जाते हैं, एमू और कोकाबर्रा। एमू और कोकाबर्रा नामक यहाँ पे कहीं ना कहीं पक्षी पाए जाते हैं। ये एमू और कोकाबर्रा क्या है, ये पक्षी हैं। ठीक है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। और एमू के विषय में एक पॉइंट लिखिएगा कि एमू की टांगें लंबी होती हैं और इसके पंख नहीं होते। पक्षी है, ये पक्षी तो है, लेकिन इसकी टांगें जो हैं, आप गूगल सर्च करके देख लीजिएगा, टांगें इसकी लंबी होती हैं और पंख नहीं होते एमू पक्षी की, है ना। और भाई जब पंख नहीं है तो जाहिर सी बात है तेज़ दौड़ेगा, उड़ेगा तो नहीं लेकिन दौड़ेगा जरूर, जिसके कारण ये बहुत तेज़ दौड़ता है लेकिन उड़ नहीं सकता, एमू पक्षी। फिर लिखिएगा जो कोकाबर्रा है, कोकाबर्रा पक्षी को लाफिंग जैकास के नाम से भी जाना जाता है। इस कोकाबर्रा को किस नाम से जानते हैं, लाफिंग जैकास।
ऐसा कहा जाता है कि जब ये हंसता बहुत है, ऐसे लगता है कि हंस रहा है, लाफिंग जैकास, झकास नहीं जैकास, लाफिंग जैकास। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने जल संधि के बारे में बात करी, इसमें एक पॉइंट लिखिएगा कि न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीपों को कुक जल संधि अलग करती है। इन दोनों नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को कुक जल संधि अलग करती है। ठीक है, और न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। आपने देख लिया किस लोकेशन पे, साउथ आइलैंड में ही है। इसमें लिखिएगा कि न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है और यहाँ के मूल निवासी को माओरी के नाम से जानते हैं। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या बोलते हैं? माओरी। कई बार ये प्रश्न आया है, न्यूजीलैंड के मूल निवासी को किस नाम से जाना जा रहा है? माओरी, है ना। और कुक शिखर को, जो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक, आप लिखेंगे, और कुक शिखर को औरंगो कहते हैं। क्या बोलते हैं? माउंट कुक के इस कुक शिखर को क्या बोलते हैं? औरंगो। ठीक है जी, औरंगो के नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, उनको किस नाम से जानते हैं? कीवी के नाम से जानते हैं, है ना। तो आप लिखिएगा कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कीवी। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो प्रश्न मैं आपको देता हूं, मैं देखता हूं कौन कौन बच्चे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूला कीजिए, कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। तो गाइज, ये था आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में कार्यक्रम। और यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ टाइम टेबल, आज मैं थोड़े अलग पॉइंट पे भी बात करना चाहता हूँ कि जो बच्चे अधिकांश टाइम टेबल को लेकर परेशान रहते हैं, कई बार जोश में आ जाने के बाद सुबह 4 बजे का टाइम टेबल बना रहे हैं, हालांकि उठ नहीं पाते हैं लेकिन बनाते ज़रूर हैं, वो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ज़रा उसके बारे में बात करें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई, आपके पठन पाठन का हिस्सा है। आप लोगों को करना क्या है, ज़रा इसके संदर्भ में समझिएगा। और जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग ऐसा करते जा रहे हैं, आप लोगों का जो ये एग्ज़ाम है निश्चित रूप से क्रैक होगा, और अधिकांश छात्रों का हुआ भी है। आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। टाइम टेबल बच्चों बनता है 7वीं 8वीं के बच्चों का, जो 10वीं जो एकेडमिक लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या बनेगा? आप लोगों को बनेगा टाइम मैनेजमेंट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग जानना चाहेंगे इसके बारे में। ट्वेंटी 24 आवर्स उस सफल व्यक्ति के पास भी हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक कर रहा है। 24 आवर्स उस व्यक्ति के पास भी हैं जो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को कैसे टाइम मैनेजमेंट बनाना है, ध्यान दीजिए। आपके पास पता है कि 7 डेज हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 7 डेज हैं। आप अपने आप से बात कीजिए कि आप ऑन एन एवरेज पर डे पढ़ाई को कितना देना चाहते हैं। ठीक है, आपने डिसाइड किया कि मैं पर डे अपनी पढ़ाई को 7 आवर देना चाहता हूँ, 6 आवर, 5 आवर, है ना, या 8 घंटे या 9 घंटे, जो भी आप, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। आपने डिसाइड किया कि मैं 7 घंटे देना चाहता हूँ, 7 आवर पर डे। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए 7 डेज में पर डे 7 आवर दे रहे हैं,
तो कितने आवर हो गए भाई? 49 आवर करना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट्स। तो हमें तो ईमानदारी से चलना ही पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा आप ही दीजिएगा, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे कि 7 घंटे के अनुसार पर डे आप बांट लेंगे कि भाई मेरे पास तो पर डे 7 है और पूरा वीक का मिला के मेरे पास आपका बनेगा वीकली टाइम मैनेजमेंट, पर डे नहीं। और कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की कि भाई मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, कोई आवश्यकता नहीं। आप जितने बजे भी उठेंगे उस हिसाब से 7 घंटे का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। क्लियर है? अब इसके अंतर्गत आपको करना क्या है, यही सारी चीज़ें आपको एक ग्राफ में मार्क कर लेनी है। एक कॉपी आप लीजिए, इसके लिए अलग से बनाइए, और ग्राफ में आप इसको मार्क कर दीजिए। ग्राफ में इसको मार्क कर दीजिए कि भाई ये डेज हो गए, ये 2 आवर 3 4 5 6 7 जितने भी आप कैपेसिटी चाह रहे हैं। और इसके साथ में इस ग्राफ में मेंशन कीजिए कि आपने अगर मंडे से शुरू किया है तो मंडे को आपने कितना, क्या आप अपनी कमिटमेंट को पूरा कर पाए हैं। आप पाइएगा कि यार इस बार तो मैं 8 ले गया हूँ, मैंने तो 7 ही डिसाइड किया था। अगले दिन आपका जो थोड़ा कम हुआ तो आप 3 ही ले गए, तो आपको पता रहेगा कि भाई इतना तो मेरा ग्राफ इस बार गिर गया नीचे। इस बार अगली बार आप बढ़ाएंगे, इसको 6 हो गया, फिर बढ़ाइएगा 8 हो गया। यानी इस तरीके से ऑन एन एवरेज मिला के अगर आप देखेंगे 49 में ऑन एन एवरेज 40 आवर्स आपका चला जाएगा पूरे वीक का। और 40 आवर्स बहुत हैं, ट्रस्ट मी। 5 घंटे अगर आप निरंतर रूप से पढ़ रहे हैं रोजाना, सफिशिएंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अधिकांश बच्चे इसका प्रयास नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आ पाता है, फिर अगले साल का वेट करते हैं। तो एक ही बार शिद्दत से लगिए इसमें, और अलग से कॉपी बनाइए और ग्राफ, अगर आप चाहें तो A4 साइज भी शीट बना सकते हैं, है ना। मेंस के आंसर के लिए क्या रहेगा मामला, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी धीरे धीरे, बट इट विल टेक टाइम, सो प्लीज़ बी पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखिएगा। इस तरीके से आप जब ग्राफ बनाइएगा तो आपको पता रहेगा कि भाई आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि मैं सही पढ़ रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो तो बहुत पढ़ रहा है, अरे वो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दीजिए, आप अपना देखिए। अपने ग्राफ को आप खुद ही ड्रॉ कीजिए कि मैंने टाइम मैनेजमेंट बनाया है, मैं 10 बजे आँख खुल रही, 10 बजे सो के उठ रहा हूँ, नहीं आँख खुल रही सुबह, तो 10 बजे के बाद से रात के 10 बजे तक आपके पास 12 घंटे हैं, 7 घंटे का टाइम मैनेजमेंट बना लीजिए। कर पाएंगे इतना? और आप इसको करके अपने आप ही एनालाइज कीजिए। आंसर राइटिंग के संदर्भ में मैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, जहाँ पे आप लोग आंसर राइटिंग को कैसे बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं, जहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई मेंस के मार्क्स अगर आपके अच्छे आ गए और इंटरव्यू में अगर अच्छा प्रदर्शन नहीं भी हुआ तो भी आप पार हो जाएंगे, है कि नहीं है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ बहुत आपके काम का रहेगा ये, आप इसको जरूर बनाइएगा। और सब्जेक्ट को भी आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। गाइज मेजरली 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास, केवल 5 सब्जेक्ट। कौन कौन से? एक है आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस। यही 5 सब्जेक्ट हैं, और इन्हीं के संदर्भ में करंट अफेयर में क्या चल रहा है मामला, परीक्षा मंथन की जो मैगज़ीन है और जो इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो आप क्लासेस देख पा रहे हैं सफिशिएंट है। इसके बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है ना। तो वन प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जा रही हैं। आपका काम बस एक ही रह जाता है कि इसको सही से एग्जीक्यूट करना। 5 ही सब्जेक्ट हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा भाई पर्यावरण भी मेंशन है, अरे ज्योग्राफी का ही विषय है कि नहीं है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब इकोनॉमिक्स के विषय हैं। तो वो सिलेबस में भले ही मेंशन किया गया है, कई चरणों में, कई पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, लेकिन आप काउंट करें तो मेजरली यही 5 सब्जेक्ट आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है। पहले दिन की क्लास में, जिस दिन फर्स्ट क्लास थी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो सिलेबस को ही हम लोगों ने समझा था कि कोई सिलेबस अपने आप में कहता क्या है, तो वही चीज़ आपको जानना था। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इसके डिस्ट्रीब्यूशन को बनाते हुए अपनी तैयारी को अच्छा लेके कर सकते हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगली क्लास में जो हम लोग बात करेंगे, यानी ऑस्ट्रेलिया, ओशेनिया कॉन्टिनेंट के संदर्भ में जो आप जान पाए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जो कॉन्टिनेंट सीरीज़ आपकी चल रही हैं, एक एक करके उनको रिवाइज़ करते हुए चलना है। रिवीजन को टाइम मैनेजमेंट में ही इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप नई नई चीज़ों को ऐड करते रहें और जो पुरानी चीज़ें हैं वो सब स्किप होती चली जाएँ।
तो आपके सामने 2-3 चीज़ें समानांतर चल रही हैं, ध्यान दीजिए ज़रा। देखिए, एक तो आपके सामने कॉन्टिनेंट चल रहा है, महाद्वीप, ठीक है। एक आपके सामने समानांतर चल रहा है सौरमंडल, ठीक है। एक आपके सामने समानांतर चलेगा जिसमें आप चट्टान, भूकंप, जो कंसेप्ट वाले टॉपिक हैं, जहाँ से प्री में प्रश्न आ जाते हैं, उनको भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे, जो कंसेप्ट वाले टॉपिक हैं। तो यानी 3 टॉपिक को आप लोग पैरेलली लेके चलिए और ज्योग्राफी विषय में आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। हालांकि ये वाले सेगमेंट तो हो गए आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ठीक है जी। एक सेगमेंट आप लोगों का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जो कि है इंडियन ज्योग्राफी। भारतीय भूगोल, भारत का भूगोल, इसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको भी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही, बेसिक से ही प्रश्न देखने को, अधिकांश देखने को मिल रहे हैं। टॉपिक सारे वही रहने वाले हैं जो हम लोगों ने पहले ही दिन के लेक्चर में बात की थी कि एक बेसिक डायमेंशन को जान लेना है, पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, ये कौन कौन सी हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं, और तटीय सीमा, लैंडफॉर्म, लैंडलॉक्ड, ये सारी चीज़ें, बस इसी के संदर्भ में हमें सारे सेगमेंट को कवर करना है और इसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अब जो पर्यावरण वाला मामला है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का सेक्शन है, वो सीधा सीधा आपके करंट अफेयर से रिलेट हो जाता है। लेकिन करंट अफेयर तभी बहुत अच्छे से पकड़ पाइएगा जब बैकग्राउंड क्लियर होगा। क्लियर है? तो आज के सेशन में हम लोग इसमें इतना ही रख रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा आप लोगों का, उसमें हम लोग कॉन्टिनेंट सीरीज़ में अभी आपका अफ्रीका महाद्वीप चल रहा है, उसको भी आप लोग कंटिन्यू रखेंगे। उसके साथ में हम लोग सौरमंडल के संदर्भ में पृथ्वी की गतियाँ, इनके बारे में बात करेंगे और जो कंसेप्चुअल वाले टॉपिक हैं, इनको हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो इतनी चीज़ें आप लोग समराइज़ करते हुए चलें। आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, जहाँ पे हम लोग कुछ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के भी ऊपर बात करेंगे, जो टॉपिक आपके हो चुके हैं, ठीक है। उनको अटैम्प्ट करना जरूर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो प्रश्न मैं लाऊंगा, वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट उसका आंसर कर दीजिएगा कि भाई इस प्रश्न का आंसर ये है, ठीक है। आपके कमेंट देखे जाएंगे, उसी के अनुसार आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।